पुनः आप सब विधि के विद्यार्थियों का ई लेक्चर में स्वागत है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया, यानी सम्मति से कार्यों में यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए आपको रेमेडी प्रदान नहीं की जाएगी। मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरी क्या होता है, सम्मति से किए गए कार्य में यदि कोई क्षति होती है तो उसका क्या परिणाम होता है, क्षति मिलेगी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको पहले वाले टॉपिक में समझा चुका हूँ। आज जो हम चर्चा करेंगे वो वापस उसी टॉपिक के बारे में करेंगे, वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया। इसके आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं, आज हम उस तत्वों पर विचार करेंगे और समझेंगे कि वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं। मैंने क्या कहा कि ये जो आपको मैं बचाव के जो भी एक्ट पढ़ा रहा हूँ, कृत्य पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल दृष्टि से भी और थ्योरेटिकल दृष्टि से भी। आप जब कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाएंगे तब भी आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है और एग्ज़ाम के समय तो आपको इनका ध्यान रखना ही है। जो इसका पहला कंटेंट है वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया का, वो क्या होना चाहिए, वो यह होना चाहिए कि सम्मति जो होनी चाहिए वह स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति यदि सम्मति दे रहा है किसी कार्य के लिए, वो कार्य जोखिम भरा हो या वो कार्य सिंपल हो, कैसा भी हो, बट उसकी सम्मति स्वतंत्र होनी चाहिए। अब स्वतंत्र सम्मति से क्या मतलब है? स्वतंत्र सम्मति से मतलब है कि वह अनुचित बल, दबाव, पीड़ा, उत्पीड़न, भय, प्रकोप, एक्साइटमेंट के बिना होनी चाहिए। क्योंकि यदि सम्मति किसी दबाव में दी जाएगी, अंडर प्रेशर दी जाएगी, तो सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं कहलाएगी। स्वतंत्र सम्मति को हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 13 और 14 में हम अच्छी तरह से देख चुके हैं। सम्मति और स्वतंत्र सम्मति क्या होती है उसको हम वहाँ पढ़ चुके हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सम्मति क्या होती है, जब कोई बात एक ही भाव या एक ही विषय से यदि कोई बात कही जाती है, यानी कोई बात जब एक ही भाव और एक ही मत से कही जाती है उसको हम कहते हैं सम्मति। यानी मैंने आपसे कोई चीज़ कही, आपको वो चीज़ उसी रूप में समझनी है, ना कि अदर वे में, तभी वो सम्मति कहलाएगी। ठीक है ना। और सेकंड, सम्मति स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। सम्मति में किसी प्रकार का दबाव, अंडर प्रेशर या कोई ऐसा तत्व नहीं होना चाहिए जिससे सम्मति स्वतंत्र न हो। बहुत सारे ऐसे अनुचित प्रभाव में यदि कोई सम्मति दी जाती है, पिता पुत्र, डॉक्टर पेशेंट, गुरु शिष्य, जो भी सम्मति दी जाती है अनुचित प्रभाव से, इन्फ्लुएंस से, तो भी स्वतंत्र सम्मति नहीं होती। तो सम्मति एकदम स्वतंत्र होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट कंटेंट है स्वतंत्र सम्मति, हमने समझ लिया। नेक्स्ट कंटेंट है इसका स्वैच्छिक सम्मति होनी चाहिए, यानी सम्मति स्वेच्छा से होनी चाहिए। वॉलंटरी, स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं, कुछ भी नहीं, निष्पक्ष होनी चाहिए। और आप जो चीज़ की सम्मति दे रहे हो आपको बात स्पष्ट रूप से समझ में भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपको बात समझ में नहीं आ रही है, उसको समझ में भी आनी चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट जो हम कंटेंट देखेंगे वो है उसकी एज। सम्मति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है उसकी एज, यानी वो वयस्क होना चाहिए, है ना। क्योंकि अवयस्क की सम्मति तो वैलिड कानून में है ही नहीं, है ना। किसी भी सम्मति के लिए उसका वयस्क होना जरूरी है। वयस्कता की उम्र हिंदू वयस्कता अधिनियम 1875 में 18 साल की उम्र दे रखी है, गार्जियन के रूप में उसकी उम्र 21 साल दे रखी है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा स्वतंत्र और स्वैच्छिक सम्मति का, आर वर्सेस विलियम्स। बहुत ही फेमस एग्जांपल है, बहुत ही फेमस केस है। कभी भी आता है कि स्वेच्छा और स्वतंत्र सम्मति का जो लीडिंग केस है वो कौन सा है, तो वह है आर वर्सेस विलियम्स। क्या था केस? सिंपल सा केस था, बहुत अच्छा केस था। एक बालिका होती है, एक टीचर उसको शिक्षा देता है। वो कहता है आपकी आवाज़ बहुत ही मधुर है, आपको थोड़े प्रयास की ज़रूरत है, तो आप आइए मेरे घर, मैं आपको थोड़ा रियाज़ कराऊंगा, आपको मैं अच्छा संगीत कैसे प्रेजेंट किया जाता है मैं आपको वो बताऊंगा। वो स्टूडेंट उसके घर जाती है, वो जो म्यूज़िक टीचर होता है वो उसको रियाज़ कराता है और रियाज़ करते करते समय कुछ
गलत चीज़ें अनुचित प्रभाव के रूप में कर लेता है। तो उसने कहा कि मैंने ये चीज़ इसलिए की ताकि आपकी आवाज़ और मधुर हो, जबकि जो उसके स्टूडेंट थे उसने कहा कि मैंने आपको इस चीज़ की अनुमति नहीं दी थी, मैं कल आपके इधर रियाज करने आ रही थी, लेकिन आपने मुझे अनुचित प्रभाव में लेकर ये गलत एक्ट किया है। तो सम्मति जब भी किसी से ली जाए वो स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वैच्छिक होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कोई अवयस्क व्यक्ति है या चित्त विकृत व्यक्ति है, भला बुरा अपना सोच नहीं सकता है, उसके बारे में यदि कोई सम्मति देनी हो तो कैसे देगा? तो वो स्वयं सम्मति नहीं देगा, उसके बारे में सम्मति उसके गार्जियन या उसके फादर मदर देंगे। ये चीज़ हमें यहाँ समझनी है। वयस्क है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अवयस्क है तो उसके गार्जियन या फादर मदर देंगे। नेक्स्ट कंटेंट, वेद कार्यों के लिए सम्मति। सम्मति हमेशा विधि कार्यों की होनी चाहिए, न कि अविधि कार्यों की, क्योंकि कानून का एक सूत्र है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्य की भूल क्षम्य है। आप कोई भी कार्य करो, यदि वो कार्य विधि विरुद्ध है, भले आपको उसके बारे में नॉलेज हो या नहीं हो, आपने लॉ पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है, डजंट मैटर, पर आपको उसकी सज़ा मिलेगी। क्यों? क्योंकि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। विधि सबके लिए बराबर है, विधि के समक्ष समानता। विधि सबके लिए बराबर, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, भेदभाव, विधि कुछ भी नहीं करती है। विधि सबके लिए इक्वलेंट होती है। तो विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। गाँव का कोई ये व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि जब मैं ट्रेन में चढ़ रहा था तो मुझे पता नहीं था कि टिकट लेनी पड़ती है, या कोई मैं ऐसा कार्य कर रहा था तो मुझे ये पता नहीं होता कि ये कार्य विधि विरुद्ध है। तो विधि ने ये ठेका नहीं ले रखा कि वो सबको समझाए। बट अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो विधि विरुद्ध है तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। सिंपल एंड सोबर, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्य की भूल क्षम्य है। तो ऐसा कोई कार्य है वो वेद कार्य होना चाहिए, न कि कोई ऐसा कार्य होना चाहिए जो विधि विरुद्ध हो। यदि वो कार्य विधि विरुद्ध है और आपने उसको सम्मति दे दी है तो भी आपको उसके लिए कसूरवार ठहराया जाएगा। तो आपको कार्य का सिलेक्शन करते समय देखना पड़ेगा कि आपको कार्य विधि सम्मत है या विधि विरुद्ध है। तीसरा, खतरे की जानकारी खतरा उठाने की सम्मति नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल किसी कार्य का खतरे की जानकारी होना खतरा उठाने की सम्मति नहीं है। जैसे ए नाम का व्यक्ति बी के पास आया कि आप चलिए मेरी फैक्ट्री में कुछ काम करना है। उसने कहा क्या काम करना है? कि सर मेरी फैक्ट्री में क्रेन के द्वारा भारी भारी पत्थर उठाए जाते हैं, लेकिन जो नीचे छोटे छोटे पत्थर हैं वो आपको उठा के एक साइड से दूसरी साइड रखना है। तो उसने कहा ठीक है सर मैं कर लूँगा। तो उसने ठीक है, देखो खतरे वाला काम है, आप कर तो सकोगे, जो मैं मजदूर को 500 देता था आपको मैं इसी चीज़ के 2000 रुपये दूंगा, आप कर लोगे? उसने कहा ठीक है सर मैं कर लूँगा। वो उस मजदूर को उस खतरनाक जगह पर लेके जाता है जहाँ क्रेन पत्थर एक जगह से दूसरी जगह उठा रही थी। केस बहुत ही फेमस केस है। केस का नाम है स्मिथ वर्सेस ब्रेकर। जब वो मजदूर वहाँ काम कर रहा था तब क्रेन वाले की गलती कह दीजिए, एक एक्सीडेंट मान लीजिए, एक भारी पत्थर आकर उस मजदूर के ऊपर गिर गया और वो मजदूर वहीं का वहीं डैमेज हो गया, भारी इंजरी हो गई। अब मजदूर के घर वालों ने उससे मालिक से मुआवजे की मांग की। तो उसने कहा कि काय का मुआवजा? इसके लिए तो उसने सम्मति स्वयं दी थी और मैंने इसको उस कार्य करने के लिए फोर्स नहीं किया, उसको मैंने इस कार्य करने के लिए अच्छा वेतन भी दिया है। अब उसने इस खतरे को जानबूझकर मोल लिया है। जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा देखो खतरे का ज्ञान मात्र होना ही सम्मति नहीं है। यदि आप कोई खतरे वाला कार्य करा रहे हो तो आप उसको प्रोटेक्शन भी पूरा देना है। आपको उसको ये कहना चाहिए कि जब क्रेन ऊपर आए तो आप साइड में जाओ, या आपको उस तरह का उसको किट देना चाहिए, आपको उस तरह का उसको वस्त्र देने चाहिए। जब भी क्रेन या भारी पत्थर उधर से उधर उठा है उसको भारी चेतावनी देनी चाहिए। आपने ये पूरा प्रोटेक्शन वाला जो कार्य था उसको सावधानीपूर्वक नहीं किया। खतरा था मानिए, लेकिन उस खतरे वाले कार्य को भी आपको पूरा सावधानीपूर्वक करना चाहिए था और आपने उस कार्य के लिए सावधानी बिल्कुल भी नहीं बरती। इसलिए खतरे का ज्ञान मात्र होना ही खतरे की सम्मति नहीं है, तो आपको उसको रेमेडी देनी पड़ेगी और जो भी खर्चा है देना पड़ेगा। तो ये जो सूत्र है वो आता है साइंटिटी नॉट फिट इंजुरी के नाम से, यानी खतरे का ज्ञान मात्र होना ही सम्मति नहीं है, आपको उसके लिए भी
जो भी रेमेडी देनी है आपको उसको देनी पड़ेगी। तो इसका जो फेमस केस था वह स्मृति वर्सेस ब्रेकर वाला था। एक और इसका केस था पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायक, बहुत ही अच्छा केस था, एक जीप वाला था। वह अपनी जीप को ले जा रहा था अपने काम से, दो व्यक्तियों ने उससे लिफ्ट मांगी, वह जीप चला रहा था, अचानक उसके जीप के पहियों के जो बोल्ट थे वो खुल गए। खुलने से जीप का बैलेंस बिगड़ गया और जो व्यक्ति बैठे थे उनको चोटें आई, तो स्वयं ड्राइवर को भी चोट आई। अब जो व्यक्ति उसमें बैठे थे उन्होंने कहा कि आपको तो हमें रेमेडी देनी पड़ेगी, उनके परिवार ने कहा आपको तो हमें रेमेडी देनी पड़ेगी। तो जीप वाले ने कहा देखिए मैंने स्वेच्छा से आपको जीप में नहीं बिठाया, आपने मेरे से लिफ्ट मांगी, मैंने आपको लिफ्ट दी। अब कोइंसिडेंट यदि उसका टायर खुल गया और आपको चोट लगी तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे स्वयं को भी चोट लगी है। जब बात कोर्ट में गई तो जीप वाले की बात को कोर्ट ने एग्री किया और उन लिफ्ट वाले व्यक्तियों को उसके लिए रेमेडी नहीं दी गई, है ना, क्योंकि वो खतरा अनजान था, उस खतरे के बारे में किसी को नॉलेज नहीं था और विधिपूर्ण कार्य उस तरीके से किया गया, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं इसको ध्यान से आपको समझना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हम पुनः चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।